नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजीत कुमार और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की प्रॉब्लम किस तरह से ओरिजिनेट हुई। आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी क्रम में हम आगे डिस्कस करेंगे कि तालिबान ने किस तरह से अपनी पावर को एक्सटेंड किया अफ़गानिस्तान के अंदर। तो पावर ऑफ अफगानिस्तान ओरिजिनेटेड इन 1994। तो 1994 से ये कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, कि जब 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर, ये एक मौलाना थे, तो इन्होंने अपने 50 स्टूडेंट्स के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और मुल्ला मोहम्मद उमर जो थे, ये बेसिकली कंधार से थे, जो कि अफ़गानिस्तान की एक मेन सिटी है और तालिबान डोमिनेशन के दौरान ये वहाँ की कैपिटल भी रही थी। तो इन्होंने कंधार में इस तालिबान ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग की अपने 50 डिसिपल्स के साथ में, अपने 50 स्टूडेंट्स के साथ में। अब इन्होंने तालिबान की स्टार्टिंग क्यों की? इनके कुछ अपने रीजंस थे। इनका रीज़न ये था सबसे बड़ा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से रूल हो रहा था, ये उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। इन मोहम्मद उमर के अकॉर्डिंग अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश होना चाहिए था। और आज के टाइम में भी आपने नोटिस किया होगा कि जब तालिबान ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, अप्रोक्सीमेटली पूरी तरह से टेक ओवर ही कर लिया है कुछ जोन को छोड़कर, तो जितने भी रूल्स वो लेकर आ रहे हैं वो कम्प्लीटली इस्लाम रिलीजन के बेस पर है, जिसे हम शरिया बोलते हैं। तो उस टाइम में भी ये मोहम्मद उमर जो थे, ये शरिया रूल ही चाहते थे अफ़गानिस्तान में। और धीरे धीरे करके इस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉपुलैरिटी थी वो इंक्रीज़ होने लगी। और इसमें जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके ग्रुप में ऐड होना चाहते थे, वो धीरे धीरे करके इसमें इंक्रीज़ होते गए। और बहुत ही जल्द पाकिस्तान से भी इसमें स्टूडेंट आने लगे और लगभग इन स्टूडेंट्स का नंबर 15,000 तक पहुंच गया। तो हम देख सकते हैं कि जो मौलाना साहब ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसने कितनी जल्दी सक्सेस हासिल की। अब यूएसए जो है, इन्होंने भी इस ग्रुप को एड देना स्टार्ट कर दिया। अब यूएसए का यहाँ पर एक अपना इंटेंशन था। यूएसए चाहता था कि चलो एक बार तो यूएसएसआर जो है वो यहाँ से चला गया है, लेकिन आगे भी कोई फॉरेन रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश ना हो पाए और अफ़गानिस्तान के लोगों में एक हिटरेट क्रिएट की जाए फॉरेन रूल के लिए, कि कोई भी जो फॉरेन रूल है वो अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। वो इस तरह की एक फीलिंग क्रिएट करना चाहते थे अफ़गानिस्तान के लोगों के बीच में। तो इसलिए अमेरिका ने इस तालिबान ग्रुप को ऐड देना स्टार्ट कर दिया। और यही ऐड दोस्तों आगे जाकर अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रीज़न बनेगी और अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रीज़न बनेगी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब इस बीच में पाकिस्तान भी एंट्री ले लेता है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पाकिस्तान के अपने कंसर्न थे उस रेबेलियन मूवमेंट को सपोर्ट करने के। तो इस बार भी जो तालिबान है, तो तालिबान को भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता था कि वहाँ पर एक फंडामेंटलिस्ट हार्डकोर इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों की गवर्नमेंट आए, तो उसको पाकिस्तान सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस है वो अफ़गानिस्तान में अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनके इंटरेस्ट की गवर्नमेंट अगर रहेगी तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने तालिबान को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने किस तरह से अपना कंट्रोल स्प्रेड किया। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की 3 नवंबर 1994 से, जब इन्होंने जो कंधार सिटी है उस पर एक सरप्राइज अटैक किया। यानी कि ये कोई प्लान्ड अटैक नहीं था, एक तरह से अचानक ही इन्होंने अटैक कर दिया
और इसको उन्होंने सरप्राइजिंगली जीत भी लिया। और उसके बाद में 1995 आते आते अफगानिस्तान के जो बड़े बड़े लगभग 12 प्रोविंसेस थे वो अब तालिबान के कंट्रोल में आ गए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि तालिबान स्टार्टिंग में कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 12 प्रोविंसेस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि पीपल ऑफ अफगानिस्तान सपोर्टेड द तालिबान। कि जब तक किसी देश के लोग किसी मूवमेंट को, किसी प्रोटेस्ट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, वो उतना सक्सेस नहीं हो पाता उस नेशन में। तो अफगानिस्तान के लोगों ने भी तालिबान को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था। अब इसका रीज़न ये था कि तालिबान ने जो मुद्दे उठाए थे वो उस टाइम के करंट प्रॉब्लम्स थे अफगानिस्तान के, जैसे कि अफगानिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा था, अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो बहुत पुअर थी, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली, वो बहुत ही पुअर था। तो तालिबान ने ये सारे मुद्दे उठाए और कुछ हद तक लोगों को उनको सहूलियतें भी दी, लोगों को कुछ बेनिफिट्स भी दिए। तो अफगानिस्तान के लोगों का तालिबान में जो बिलीव था वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता गया। तो जब तालिबान एक एक करके प्रोविंसेस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहा था तो अफगानिस्तान के लोगों ने भी तालिबान को सपोर्ट किया एक बेटर फ्यूचर के लिए कि तालिबान की अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो वो हमें फ़ायदा ही देगी। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस भी थे जहाँ पर जो उस टाइम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी अहमद शाह मसूद के अंडर में, वहाँ पर गवर्नमेंट के फोर्सेस ने कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर तालिबान को हराया भी था। तो जब तालिबान के साथ में आर्मी का एक डायरेक्ट कन्फ्रंट स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में जो तालिबान की जो छवि थी, जहाँ तालिबान पहले लोगों के जो कॉमन इश्यूज थे उनको रेज करता था, अब तालिबान ने अपनी पूरी तरह से स्ट्रेटजी बदल दी। अब तालिबान ने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो शहर होते थे, जो सिटीज़ होते थे, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और इस तरह से तालिबान जो है अब वो एक एग्रेसिव रूप हासिल कर चुका था। और 27 सितंबर 96 आते आते तालिबान जो है काबुल पर अटैक कर देता है, काबुल में एंट्री ले लेता है। अब काबुल जो है वो अफगानिस्तान की कैपिटल थी, तो कैपिटल पर अपना अधिकार होने का मतलब ये था कि अब पूरे नेशन पर तालिबान का कंट्रोल आ गया। तो एक तरह से उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए 1996 में काबुल पर भी अटैक कर दिया। तो जैसे ही काबुल उनके अंडर में आता है तो सबसे पहले ये अफ़गानिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो चेंज कर देते हैं। पहले दोस्तों अफ़गानिस्तान का जो ऑफिशियल नेम था ये होता था इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो जब 1996 में अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आ गया तो इन्होंने इसका नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया। और आज भी जब 2021 में तालिबान ने वापस पावर हासिल की है तो इन्होंने फिर से अफ़गानिस्तान का नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया। तो ये आज जो कुछ हो रहा है इसके कहीं ना कहीं रूट जुड़ी हुई हैं पास्ट से। और 1998 आते आते तालिबान जो लगभग है वो लगभग 90% अफ़गानिस्तान के लैंड टेरिटरी पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुका था। अब अगर देखें कि ठीक है इन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, ओके, तो तालिबान का फॉल कैसे हुआ था, क्योंकि उसके बाद में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आई थी। तो तालिबान का फॉल कैसे हुआ ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2000 आते आते यूनाइटेड नेशन और जो इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने तालिबान के इंटेंशंस को देख लिया था कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से रूल कर रहे हैं। तो इन्होंने हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तालिबान को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। और स्पेशली यूनाइटेड नेशन ने 2000 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया। ये रेजोल्यूशन था 1333। तो इस रेजोल्यूशन में ये कुछ मेन डिस्कशन किए गए थे, मेन डिसीजंस लिए गए थे कि हम अफ़गानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियंस एड देंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब हालत से गुजर रहे हैं, तो उनको हमें
एड देनी चाहिए। इसके अलावा तालिबान को उन्होंने कंडेम किया, तालिबान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है। वो जो मोस्ट वांटेड उस समय जो टेररिस्ट हुआ करते थे ओसामा बिन लादेन, उसको उन्होंने एक सेफ पैसेज दे रखा है, सेफ हेवन दे रखा है। इसके अलावा वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उनको ट्रेंड भी करते हैं। तो इस तरह के तालिबान के ऊपर क्रिटिसिज्म की गई अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और स्पेशली यूनाइटेड नेशंस ने। और इस बीच में ही दोस्तों सबसे बड़ी घटना होती है यूएसए में। यूएसए में ये जो दिन है वो वहाँ की हिस्ट्री में एक बहुत ही ब्लैक डे के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दिन अमेरिका ने अपनी, जब से अमेरिका एस्टैब्लिश हुआ था उसके बाद में सबसे बड़ा जो उन्होंने एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल अटैक फेस किया अपनी मेनलैंड के ऊपर, वो 9/11 अटैक था दोस्तों। तो 9/11 अटैक को आप सब लोग जानते होंगे कि इस दिन जो अल-कायदा के जो और अलग 2-3 और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मिलकर ये अटैक किया था अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका में इस दिन कुछ प्लेन्स को हाईजैक करके अलग अलग वहाँ के जो स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस के जो एरियाज़ थे उन बिल्डिंग्स पर अटैक किया गया। उसमें से जो मेन थी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हेड ऑफिस, पेंटागन बिल्डिंग, पेंटागन यानी कि यहाँ पे अमेरिका में डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग है वो की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड ऑफिस है ये। तो पेंटागन को भी टारगेट किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टारगेट किया गया था। तो इसमें लगभग 3,000 लोगों की डेथ हुई थी। तो अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा टेरर अटैक था। तो इस बात से, इस घटना के बाद में अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और अब अमेरिका को टेररिज्म यानी कि जब इंडिया ने जैसे देश जो टेररिज्म को काफ़ी लंबे टाइम से फेस कर रहे थे, जब वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रखते थे तो यूएसए जैसे जो देश थे वो इतना ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेते थे। इवन कि हमने यहाँ तक नोटिस किया है कि स्टार्टिंग में अमेरिका ने तालिबान को सपोर्ट किया था। तो जब यूएसए के खुद के ऊपर अटैक होता है तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया टेररिज्म के अगेंस्ट। तो ये टेररिस्ट जो थे ये बेसिकली अफ़गानिस्तान बेस्ड थे। तो अमेरिका ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान के ऊपर ही अटैक किया। तो इस ऑपरेशन का नाम था वॉर ऑन टेरर। उस टाइम यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज बुश थे। तो उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया कि वॉर ऑन टेरर। और यहाँ पर उनका एक फेमस स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट बोला था कि या तो आप हमारे साथ हैं इस वॉर ऑन टेरर में और या आप हमारे खिलाफ। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि टेररिज्म जो है वो इस वर्ल्ड से फिनिश किया जाए तो आप हमारा साथ दीजिए, अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं। तो अब मजबूरी में पाकिस्तान को भी अमेरिका का साथ देना पड़ता है। तो अक्टूबर 2001 में यूएसए और इनके जो अलाइज फोर्सेस थे जिनको हम नेटो के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली ये यूरोपियन नेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी अमेरिका और यूरोपियन, मोस्टली इसमें यूरोपियन नेशंस हैं, कि इनमें से अगर किसी भी एक नेशन के ऊपर अटैक होगा तो इसका मतलब सारे नेशंस के ऊपर अटैक हो गया। तो जब 9/11 का अटैक हुआ तो यूएसए ने इस ट्रीटी को यूज़ किया और जितनी भी नेटो अलायंस फोर्सेस थी वो अब अफ़गानिस्तान में पहुंच जाती है और उन्होंने अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया। तो जब ये अफ़गानिस्तान पर अटैक हुआ तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो तालिबान की जो मोस्टली जो लीडरशिप थी, मोस्टली जो इनके बड़े बड़े नेता थे, ये पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी इनका एक तरह से देखा जाए तो सेकंड होम था, तो ये चले जाते हैं पाकिस्तान। और ये ऑपरेशन जो था ऑफिशियली अगर देखा जाए, वैसे तो ये ऑपरेशन लंबे टाइम तक चला था, लेकिन ऑफिशियली ये जो ऑपरेशन था
ये 23 मार्च 2013 तक चला था। और इस बीच में अफ़गानिस्तान में कोशिश भी की गई थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। तो हामिद करज़ई नाम से एक लीडर थे अफ़गानिस्तान में, तो उनकी लीडरशिप में 2004 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की गई। लेकिन अफ़गानिस्तान में क्योंकि तालिबान और जो नेटो फोर्सेस थे उनके बीच में ये डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ता जा रहा था, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस इंटेंशन में उस कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रही थी जिसके लिए उसे इलेक्ट किया गया था। तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट तो थी, लेकिन मोस्टली जो अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल था वो नेटो फोर्सेस का ही था। उसके बाद में 2021 में जो अशरफ गनी है उनकी प्रेसिडेंटशिप तक ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती रहती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब नेटो फोर्सेस भी थी और 2004 से लेकर 2021 तक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी वहाँ पर काम कर रही थी। क्योंकि 2001 में अमेरिका एंट्री करता है अफ़गानिस्तान में, और अब 2020 आते आते अमेरिका के लोग भी अब अमेरिकन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे कि आप फॉरेन नेशंस में इतने सालों से क्या कर रहे हैं, और हमारे जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे इनोसेंटली मारे जा रहे हैं किसी दूसरे नेशंस के कॉज के लिए। तो यूएसए के ऊपर 2020 आते आते काफ़ी एक प्रेशर आ गया कि जल्द से जल्द वो अपनी आर्मी को वहाँ से विड्रॉ करे। हालांकि जो नेटो फोर्सेस थी वो इस टाइम तक अपनी जो फोर्सेस को, मोस्टली जो नेशन थे वो वहाँ पर अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर चुके थे, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका, इन दो नेशंस की जो आर्मी थी ये अभी भी वहाँ पर प्रेजेंट थी। हालांकि ये भी उतने नंबर में नहीं थे जितने नंबर में पहले थे। तो अब 2020 में यूएसए जो है वो एक पीस डील साइन करता है। हालांकि ये नाम की पीस डील थी दोस्तों, क्योंकि अमेरिका अब पूरी तरह से थक गया था अफ़गानिस्तान में लड़ते लड़ते, और उसे उतनी वो सक्सेस नहीं मिली जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो वहाँ से बाहर निकलने का कोई रीज़न ढूंढ रहे थे। तो ये रीज़न मिला उनको 2020 में। तो उन्होंने तालिबान की लीडरशिप जो उस टाइम में दोहा, ये कतर में है, यहाँ पर इनके साथ में एक पीस डील साइन करते हैं। तो इस पीस डील में कुछ प्रोविजंस किए गए थे कि जो यूएसए है वो अपनी फोर्सेस जो है, यूएसए और उनकी जो अलाइड फोर्सेस है वो मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लेगी। और जो तालिबान है वो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे कि अल कायदा और दूसरे और जो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूएसए और उनके जो अलाइड नेशन है उनके लिए खतरा है, उनका कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि तालिबान खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता है। तो ये पीस डील के कुछ प्रोविजंस थे, तो ये साइन हुई थी फरवरी 2020 में। तो उसके बाद में अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसी बीच में अमेरिका में जनरल इलेक्शन भी हो जाते हैं। और इस जनरल इलेक्शन में जो रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके टेन्योर में ये पीस डील साइन हुई थी, अब वो इलेक्शन में हार जाते हैं और नए प्रेसिडेंट बनते हैं डेमोक्रेट्स पार्टी के जो बाइडेन। तो इन्होंने भी इस लेगेसी को ही आगे बढ़ाया और अपनी फोर्सेस को इन्होंने विड्रॉ करने का ही प्लान बनाया। लेकिन इन्होंने जो एंड डेट थी वो चेंज कर दी। पहले वहाँ पर मई 2021 था, तो अब इन्होंने 31 अगस्त 2021 कर दिया कि हम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं हट सकते, हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। और जैसे ही अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकली है, उसके बाद में तालिबान ने वापस से टेक ओवर कर लिया है। और उसके बाद की कहानी दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप मुझे आगे भी सजेस्ट कीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, और मैं आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। इसी नोट के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।